दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फेट पेंटोज पाथवे। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से लिया गया है। तो यदि हम बात करें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की तो इसे शॉर्ट में पीपीपी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पेंटोस फास्फेट पाथवे का एक और नाम भी है जिसे हम हेक्सोज मोनोफास्फेट संट यानी कि शॉर्ट में हम बोलते हैं HMS। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है ये चलता क्यों है, यानी कि इसका यूज़ क्या है या फिर यूटिलिटी क्या है। तो आपको बता दें कि पेंटोस फास्फेट पाथवे का यूज इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रोड्यूस होता है पेंटोज शुगर और साथ ही साथ बनता है NADPH। अब बात आती है कि पेंटोस फास्फेट पाथवे में बने हुए ये जो पेंटोस शुगर है और ये NADPH है ये करते क्या है। तो पेंटोस शुगर से फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है और यही न्यूक्लियोटाइड आगे चलकर फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी करेंसी का, जैसे कि ATP, और साथ ही साथ DNA और RNA के निर्माण में भी मदद करते हैं। अब बात आती है कि NADPH क्या करता है। तो NADPH एक तरह से रिड्यूसिंग पावर का कार्य करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज का। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसे हम हेक्सोज मोनोफास्फेट संट यानी कि शॉर्ट में HMP कहते हैं, और इसके अलावा फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी इसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये जो फास्फोग्लूकोनेट पाथवे है ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती रहती है उसके साथ साथ ये भी पाथवे चलता रहता है। और इस पाथवे के लिए जो एंजाइम होते हैं ये आपको साइटोसोल और प्लास्टिड में देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो पाथवे है ये 2 फेज़ से होकर गुजरता है। पहला है ऑक्सीडेटिव फेज़ जिसमें कि फॉर्मेशन होता है NADPH का, और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ जिसमें कि शुगर का इंटर कन्वर्जन होता है फास्फोराइलेटेड शुगर में, यानी कि कहने का मतलब है कि राइबोस 5 फास्फेट का निर्माण होता है। तो पीछे भी हमने पढ़ा कि NADPH बनता है और राइबोस 5 फास्फेट बनता है। तो इन दोनों को बनने के लिए 2 फेज़ होते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज़, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। तो आइए सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज़ के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए इस फेज़ में ग्लूकोज से बनने वाला है रिबलोस 5 फास्फेट। तो सबसे पहले होता है क्या है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो बदलता है 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन में, और इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि NADP प्लस से बन रहा है NADPH, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन है ये बदल जाता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में, और इसके लिए एंजाइम होता है ग्लूकोनोलैक्टोनेज। अब इसके बाद जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है ये बदलता है रिबलोस 5 फास्फेट में, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर भी आप देखेंगे NADPH बनता है और साथ ही साथ एक CO2 का अणु भी निकलता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब रिबलोस 5 फास्फेट बना तो ग्लूकोज 6 फास्फेट तो 6 कार्बन कंपाउंड है और रिबलोस 5 फास्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इस प्रोसेस में 2 NADPH बने हैं और एक CO2 का मॉलिक्यूल निकला हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बना कितना है, 2 NADPH और एक CO2। तो यदि हम 3 ग्लूकोज 6 फास्फेट के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो रिबलोस 5 फास्फेट कितना बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि पीछे आपने देखा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के एक अणु से एक अणु बन रहा था रिबलोस 5 फास्फेट का। तो अगर हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट का तो 3 मॉलिक्यूल बनेगा रिबलोस 5 फास्फेट का। और एक चीज़ कि
एक ग्लूकोज फास्फेट से एक रिबलोस 5 फास्फेट बन रहा था और एक CO2 भी बन रहा था। तो अगर हम 3 ग्लूकोज 6 फास्फेट ले रहे हैं तो 3 रिबलोस 5 फास्फेट और 3 अणु CO2 के भी बनेंगे। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब रिबलोस 5 फास्फेट बन रहा था वहाँ पर 2 NADPH बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 ग्लूकोज 6 फास्फेट ले रहे हैं तो NADPH कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, यानी कि 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 6 NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फास्फेट से 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 5 फास्फेट और 3 मॉलिक्यूल CO2 के बन रहे हैं और साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं NADPH के। ऑक्सीडेटिव फेज़ के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ की। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में होता क्या है कि जो 3 मॉलिक्यूल बने हैं ऑक्सीडेटिव फेज़ में रिबलोस 5 फास्फेट के, अब वो कई सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में जाते हैं जिससे कि फॉर्मेशन होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का। आपको बता दें कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में मल्टीपल ऑफ एंजाइम यानी कि कई सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनमें जो 2 एंजाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांसलोकेट करते हैं, इंटरकन्वर्ज करते हैं। एक है ट्रांस कीटोलेज और दूसरा है ट्रांस एल्डोलेज। तो दोनों ही एंजाइम एक तरह से जो ग्रुप है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर का, उसको कन्वर्ट करते हैं। जो ट्रांस कीटोलेज है ये एक प्रकार का कोफैक्टर है, लेकिन ट्रांस एंडोलेज कोफैक्टर नहीं है। तो आइए डिटेल से समझते हैं कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में होता क्या है। तो ये जो 3 अणु है रिबलोस 5 फास्फेट के, उसमें से एक अणु बनाता है राइबोस 5 फास्फेट जो कि 5 कार्बन का है, और जो 2 अणु है बनाता है जाइलोज 5 फास्फेट का, ये भी 5 कार्बन का है। अब राइबोज और जाइलोज ये दोनों ही ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में मिलकर बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट। अब इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट आपस में ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एथेरोज 4 फास्फेट। अब ये जो एथेरोज 4 फास्फेट है वो ऊपर बने जाइलोस 5 फास्फेट से रिएक्ट करके ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की सहायता से बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो इस तरह से आपने देखा कि पेंटोस फास्फेट पाथवे के नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में बनते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये एक तरह का रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम शुगर का इंटर कन्वर्जन देखें तो जो राइबोस 5 फास्फेट था ये 5 कार्बन और जाइलोस 5 फास्फेट ये भी 5 कार्बन, जब ये 5-5 कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में मिले तो 3 कार्बन का और 7 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है और सीडोहेप्टुलेज 7 कार्बन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 7 + 3 लिखा। फिर अब इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि 3 कार्बन का है और सीडोहेप्टुलेज 7 कार्बन का है, जब ये आपस में मिले तो 6 कार्बन का बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट और 4 कार्बन का बना एथेरोज 4 फास्फेट। अब ऊपर जो जाइलोस 5 फास्फेट है ये क्या करेगा कि एथेरोज 4 फास्फेट जो कि 4 कार्बन का है उससे रिएक्ट करके बनाता है 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 फास्फेट और 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अगर हम पूरे रिएक्शन को जोड़ें तो आपको लेफ्ट साइड 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और 6-6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल और 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल दिखाई देगा। जैसा कि आपने देखा था कि रिबलोस 5 फास्फेट कन्वर्ट हुआ था 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में राइबोस 5 फास्फेट और जाइलोस 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल। तो आप ऊपर देख सकते हैं ना कि ये 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, और नीचे आप जब रिजल्ट में देखेंगे तो आपको 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 फास्फेट का 2 अणु दिखाई देगा और 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल आएंगे 15 कार्बन कंपाउंड, और इधर भी आप काउंट करेंगे तो आएंगे 15 कार्बन कंपाउंड।
तो ये था नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ पेंटोस फास्फेट पाथवे। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है पेंटोस फास्फेट पाथवे वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।